हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमें करना है अपने हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर का पार्ट 2। इसमें प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था अबाउट तीनों जो हमारे यहाँ ट्रैवलर्स आए थे जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, हमने उनके बारे में देख लिया था। एंड हमें अब अगला टॉपिक स्टार्ट करना था विच वॉज द अल बिरूनी एंड एलियन वर्ल्ड। ओके, 1 सेकेंड। So, Al-Biruni and the alien world. So, अब जब अल-बिरूनी इंडिया आ रहे हैं, सो इंडिया उनके लिए फैमिलियर तो है नहीं। सो इंडिया वॉज वेरी एलियन टू हिम, मतलब उसके लिए एकदम अलग अलग चीज़ें थी, अलग हर चीज़ नहीं थी। सो उनको इनिशियली जब होता क्या है कि जब भी कोई ट्रैवलर आता है और वो उन्हीं चीज़ के बारे में ज़्यादा ऑब्जर्व करता है या फिर उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है जो अभी तक उसको मालूम नहीं था, जो उसके लिए एलियन थी। इसका मतलब जो यूनिक थी इस जगह पे, जो उनकी जगहों पे नहीं होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले इनको इंडिया के बारे में अगर जानना था, सो इंडिया के बारे में जानने के लिए फर्स्ट ही शुड नो द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो उन्होंने लैंग्वेज सीखी। ओके, देन उन्होंने ऑब्जर्व किया द डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंसेस इन रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। एंड तीसरी चीज अबाउट सेल्फ एब्जॉर्प्शन, मतलब पूरी पॉपुलेशन खुद में ही खोई हुई है, इनको कोई देश दुनिया से मतलब नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें उन्होंने नोटिस की कि लैंग्वेज में डाइवर्सिटी बहुत सारी है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज है, कुछ एलीट लैंग्वेज है, कुछ नॉर्मल लैंग्वेज है। डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीफ्स, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स एंड डाइवर्स कस्टम्स है, डाइवर्स रिलीजन्स है। एंड सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ के बारे में जानने के लिए इन्होंने कुछ सोर्सेस को रेफर किया। सोर्सेस लाइक, अब इंडिया के बारे में जानना है, सो इंडिया के रिलीजियस या फिर कह सकते हो जो मेजर टेक्स्ट है उनको पढ़ना पड़ेगा, तब यहाँ के बारे में, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में मालूम चलेगा। सो ये रेफर टू वेदास, ये रेफर टू पुराणास, भागवत गीता, ऑल्सो वर्क्स ऑफ पतंजलि, और इनकी ग्रामर को इन्होंने अरबिक में ट्रांसलेट भी किया था। ठीक है ना, और ऑल्सो लाइक मनुस्मृति, एटसेट्रा, और भी जितने रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको उन सबको इन्होंने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे आके इन्होंने कुछ मेजर वर्क्स भी किए। कौन कौन से वर्क्स थे? लाइक पतंजलि ग्रामर, जिसको उन्होंने ट्रांसलेट किया इन अरबिक। ओके, दूसरी चीज ही ट्रांसलेटेड यूक्लिड्स मैथमेटिक्स, जो कि इनके पास अरेबिक में प्रिजर्व थी, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था संस्कृत में। ठीक, तो ये कुछ इनके मेजर वर्क्स थे जो इन्होंने यहाँ पे इंडिया आके किए थे। ठीक है ना, अब इन्होंने जब बहुत ये सब रिलीजियस लैंग्वेजेस, रिलीजन है ना, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन अपनी की, तो उसमें इन्होंने बताया अबाउट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, ठीक है। सो ये कहते हैं कि अल-बिरूनी बताते हैं कि कास्ट मतलब डिवीजन, सोशल डिवीजन जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोशल डिवीजन कोई एक यूनिक सिस्टम नहीं है इंडिया में, इज नॉट ए यूनिक सिस्टम। सोशल डिवीजन हर सोसाइटी में होता है। एंड ही ऑल्सो कंपेयर्ड द डिवीजन विद पर्शियन सोसाइटी, जहाँ पे 4 डिविजन्स होते थे,
4 sect of divisions which were kings and princes, monks, fire priests, lawyers, then physicians, astronomers and other scientists, and peasants and artisans. तो यहाँ पे भी 4 क्लास ऑफ डिविजन्स थे, बट इन्होंने यूनिक यहाँ पे क्या देखा कि 1 सेकेंड, कि यहाँ पे इंडियन जो सोशल डिवीजन है, यहाँ पे एक कह सकते हो अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी चलती है, फिर कह सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा अनलॉफुल फिर अनफेयरफुल वे में ट्रीट करते हैं लोग लोअर सेक्स होते हैं उनको। लाइक इंडिया में वर्ण सिस्टम चलता था, एंड यहाँ पे 4 डिविजन्स थे, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसमें से ये दोनों अपर कास्ट हो गई, या फिर कास्ट नहीं अपर क्लास कह दो, एंड दीज वर कंसिडर्ड लोअर। इसमें जो सबसे लोअर थे मतलब शूद्र, ये तो एक तरह से वो थे सर्वेंट ऑफ अबव 3 वर्नास। ठीक है, फिर भी अल्बेरूनी ने बताया कि जो कंडीशंस है वैश्य एंड शूद्र की, ये दोनों की बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, लगभग दोनों की सेम है ना। ये दोनों लोग सेम विलेजेस सेम टाउन्स में रहते हैं, दे लिव इन सेम विलेजेस एंड सेम टाउन। ऑल्सो अल्बेरूनी 1 सेकेंड, हाँ, अल्बेरूनी ने एक चीज और नोटिस की, द आइडिया ऑफ पॉल्यूशन। कौन सा आइडिया ऑफ पॉल्यूशन, जो कि कहता है कि इफ अपर वर्ण वाले लोअर वर्ण, फिर कह सकते हो सीधे शूद्र से इनको देख लेंगे या फिर उनके हाथ का पानी पी लेंगे या तो कुछ भी होगा, तो वो उससे इम्प्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइडिया ऑफ पॉल्यूशन से अल्बेरूनी डिसएग्री करते थे, ही वाज अगेंस्ट इट। ठीक है, नाउ अब रियलिटी चेक क्या था, क्योंकि उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन ली है फ्रॉम बाय रीडिंग दी रिलीजियस टेक्स्ट, है ना। कहाँ गया ये, इससे पढ़ के उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ली है अबाउट कास्ट वर्नाज एंड ऑल। और हमें पता है, हमने पहले देखा इन चैप्टर 3 चैप्टर 4 कि जो भी चीज़ में लिखी रहती है ये रिटन फॉर्म में तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली इन रियल वर्ल्ड इट वॉज नॉट ऑलवेज फॉलोड। लाइक शास्त्रों में लिखा था कि सिर्फ क्षत्रिय किंग हो सकते हैं, बट हमने देखा था कि सतवाहना डायनेस्टी में ब्राह्मण किंग थे, इंडोगैमी फॉलो कर रहे थे, है ना। बहुत जगह पे चैप्टर 3 में हमने देखा था कि कास्ट से बाहर के लोग आके रूल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सो जरूरी नहीं कि जो चीज़ इसमें लिखी होती है फॉलो ही होती थी इन द रियल वर्ल्ड। सो अब इनकी परसेप्शन जो थी पूरी उससे बनी हुई थी। सो रियलिटी चेक ये था, इन्होंने सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा रिजिड समझ लिया था, है ना, कि एक वर्ण दूसरे वर्ण से इंटरेक्ट नहीं करता है ना, और नीचे वाले को पॉल्यूटेड मानते हैं, अपर वाला जो है नीचे वाले को एकदम सप्रेस करके रखता है। सो ये सब चीज़ें इन्होंने जो पढ़ के मानी उसको अपनी किताब में लिख दिया, बट सोशल लाइफ वॉज नॉट दैट रिजिड। ठीक है, एंड जो अंत्यजा होते थे, मतलब कि अनटचेबल्स, दे वर नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। ठीक है, नाउ अगला हमारा रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इब्न बटूता। Ibn Battuta and the
अनफैमिलियर वर्ल्ड। ठीक है, सो हाँ, सो पहला टॉपिक इसमें है डीलिंग विद अनफैमिलियरिटी। सो इब्न बटूता ही वही चीज़ करते थे, लाइक कोई भी, जैसे मैंने बताया कि कोई भी ट्रैवलर वही चीज़ नोट करेगा जो उसके लिए अनफैमिलियर है। सो ही रिकॉर्डेड द माइन्यूट इन्फॉर्मेशंस, माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशंस रिकॉर्ड करते थे विच वॉज अनफैमिलियर टू हिम। ठीक है, ये फिर मतलब कल्चर हो गया, फूड हो गया, वेदर हो गया, लाइक यहाँ पे लिख दो द कल्चर, द फूड, द वेदर, सिटीज, कम्युनिकेशन, रूलर्स एटसेट्रा, है ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, लाइक एग्जाम्पल के लिए लिख दो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोकोनट, पान, मार्केट एटसेट्रा। ठीक है, इन्होंने इंडियन सिटीज का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। सो देख लेते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सिटीज। सो ये कहते हैं कि इंडियन सिटीज वर फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, है ना। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत थी इंडियन सिटीज में। किसी के पास कुछ भी टैलेंट हो तो वो काम कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, और किसी के पास मतलब किसी को रिसोर्सेज ड्राइव करने अपने टैलेंट के बेस तो कर सकता है। यहाँ पे क्राउडेड स्ट्रीट्स रहती थी, क्राउडेड स्ट्रीट्स, मार्केट्स, बाजार जिसमें कहते थे, है ना। यहाँ पे ऊपर से देयर वर ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स, ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स वॉज अवेलेबल। एंड बाजार से एक तरह से सिर्फ ये बाजार की बात कर रहे हैं, लाइक मार्केट हो गया। सो बाजार्स, जिनको बाजार्स कहते थे, सो दे वर नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो होती थी यहाँ पे, बट साथ साथ में सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी, उनका भी हब था। ठीक है, बहुत से बाजार में मॉस्क और टेम्पल्स रहती थी। जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है अबाउट लार्जेस्ट सिटी, तुगलकाबाद एज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। एंड इसके राइवल में, मतलब तुगलकाबाद एक तरह समझ लो दिल्ली ही है ना ना। इसके इनके राइवल में उन्होंने बताया दौलताबाद। दौलताबाद दूसरी सिटी थी महाराष्ट्र में जो कि compete कर सकती है दिल्ली से या फिर तुगलकाबाद से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बाकी बहुत सबसे ज़्यादा बड़ी सिटी जो इंडिया में थी वो तुगलकाबाद थी उस टाइम पे। अब इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या दिया तुगलकाबाद के, एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ तुगलकाबाद। सो इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन रिसाइड करती है इस एरिया में। पूरे सिटी में रैम्पर्ट वॉल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइड और बड़े हैं। रैम्पर्ट मतलब कि फोर्टिफिकेशन। और इन्हीं रैम्पर्ट्स के अंदर देयर वर स्टोर हाउसेस फॉर ग्रेन्स, वन सेकेंड, स्टोर हाउसेस फॉर ग्रेन्स, एम्यूनिशंस मतलब कि ये जो वॉर्स वगैरह में यूज़ होने वाले टूल्स हो गए। मैगजीन स्टोर्स, मैगजीन मतलब वो किताब वाली मैगजीन्स नहीं, ये जो राइफल्स वगैरह की होती हैं। बैलिस्टास, सीज मशीन्स, हर चीज़ रैम्पर्ट्स के अंदर रखी जाती थी। देयर वर टोटल ऑफ 28 गेटवेज।
28 गेटवेज थे इन रैम्पर्ट्स में से अंदर जाने के लिए। ओके, और इसमें से 3 गेट के बारे में इन्होंने बताया है। द फर्स्ट वन इज द बदाऊं दरवाज़ा या फिर बदाऊं गेट, which was the largest gate of all. Second one was the Gul Darwaza, या फिर गुल गेट, जिसके पीछे एक ऑकर्ड लगा हुआ था, है ना, एडजेसेंट, इसके जस्ट पीछे। एंड तीसरा वॉज, द थर्ड वन वॉज द मांडवी दरवाजा, जिसके पीछे ग्रेन मार्केट था। ठीक, सो ऐसा इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है तुगलकाबाद का। एंड कहाँ गया, हाँ, नाउ सोशल लाइफ्स इन टाउन्स। अब टाउन्स की सोशल लाइफ कैसी थी? सो इन्होंने यहाँ मेनली बाजार्स के बारे में बताया है कि यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेटेड मार्केट्स रहते थे, जिनमें मॉस्क्स और टेम्पल्स रहती थी, और साथ साथ में इन्हीं बाजार्स में एक स्पेशल प्लेस रहते थे, है ना, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सिंगर्स, पब्लिक, या फिर पब्लिक परफॉर्मेंसेस, फॉर परफॉर्मेंसेस, जिसको कहते थे ताराबाबाद। ठीक है ना, और इन्हीं पे म्यूजिशियंस और डांसर्स जो कहते हैं यहाँ पे गैदर करके ट्राई करते थे कि जितने भी विजिटर्स है फिर ऑडियंस, उनको एंटरटेन करें। और पब्लिक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया थी हर थर्सडे पे। एंड रूलर्स भी बहुत बार इन कंसर्ट्स को आके अटेंड किया करते थे, वहाँ के लोकल रूलर्स हो गए। नाउ सेकेंड इज द इकोनॉमी ऑफ द टाउन्स। इकोनॉमी कैसी थी टाउन्स की? अब तो टाउन्स जो थे दे वर बेस्ड ऑन द सरप्लस विलेज प्रोड्यूस। तो सरप्लस विलेज प्रोड्यूस है, इसका मतलब कि फूड शॉर्टेज के तो कोई चांसेस है नहीं, तो फूड सिक्योरिटी वॉज इंश्योर्ड, तो टाउन चल रहा है। दूसरी चीज, दे वर हैवी डिमांड्स। Heavy demands for Indian manufactured finished goods. Indian manufactured finished goods की हैवी डिमांड थी इन यूरोप, वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और आर्टिसंस, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स इन्हीं चीज़ को वहाँ ट्रांसपोर्ट करके बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में प्रॉफिट कमाया करते थे। अब सबसे ज़्यादा डिमांडेड कमोडिटीज़ कौन सी थी वो भी देख लेते हैं। लाइक कॉटन, क्लॉथ्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की, फाइन मुस्लिन्स, सिल्क, brocades and satin, and of course spices। ये सब सबसे ज़्यादा डिमांडेड कमोडिटीज हुआ करती थी फ्रॉम इंडियन मार्केट इन द वर्ल्ड, है ना, टू द वर्ल्ड। नाउ अगला टॉपिक है अबाउट द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। सो इन्स एंड गेस्ट हाउस, ट्रेड रूट जितने हुआ करते थे, ट्रेड रूट्स में इन्स और गेस्ट हाउस बनाए जाते थे ट्रेड को इनकरेज करने के लिए, है ना। और इन्हीं इन्स और गेस्ट हाउस से एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम भी जुड़ा हुआ था।
इब्न बटूटा हमें दो तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं। इसमें पहला था उलुक, जिसमें कम्युनिकेशन होता था थ्रू रॉयल हॉर्सेस। रॉयल हॉर्सेस जिसमें से हॉर्स पोस्ट हर अलग अलग जगह पे हर 4 माइल्स पे हॉर्स पोस्ट बनाई जाती थी और एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे इनको ले जाया जाता था। ठीक है, एक हॉर्स से दूसरे हॉर्स पे, और कोई भी जो मैसेज हो गया वो कम्युनिकेट हो के आगे जाता रहता था। ठीक है, एंड द सेकंड सिस्टम वाज दावा। इसमें होता क्या था कि लेटर्स एंड पार्सल्स वर सेंट वाया फुट। रनर एक रहता था, वो दौड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पे, और 1 माइल के अंदर विद इन अ माइल देयर वर 4 चेक पोस्ट्स या फिर फुट पोस्ट्स, जहां पे अलग अलग रनर्स आते थे और रनर्स अपना पार्सल्स वगैरह ट्रांसफर करते रहते थे अगले रनर को, है ना। जनरली जो था दावा या फिर दावा, दिस वाज फास्टर। फास्टर देन उलुक। एंड ये फुट पोस्ट वगैरह को या फिर इन्हीं को यूज किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम खुरासन वैली। ठीक है ना, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था अबाउट ऑफ इब्न बटूटा, अबाउट इंडिया, इंडियन सिटीज एंड इंडियन टाउन्स एंड वहाँ के मार्केट्स, वहाँ की सोशल लाइफ के बारे में। अब अगला है अपना ट्रैवलर बर्नियर। सो अगला टॉपिक अपना रहेगा दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ मिस्टर बर्नियर। सो बर्नियर जो थे, बर्नियर ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इन डिटेल, है ना। और इनके अकाउंट्स जो थे ज़्यादातर जो थे कंपेरेटिव रहते थे, डिस्क्रिप्टिव नहीं रहते थे। लाइक इनको इंडिया के बारे में अनोखी चीज़ें नोट करके नहीं लिखना था, इनको लिखना था कंपीट करके इंडिया को विद यूरोप। ठीक है, सो इनके जो टेक्स्ट थे वो कंपेरेटिव रहते थे। सेकंड, इनके सारे टेक्स्ट इस मोटिव से लिखे गए थे कि इनको पॉलिसी मेकर्स ऑफ यूरोप, जैसे कह दो फ्रांस, पॉलिसी मेकर्स ऑफ यूरोप एंड फ्रांस, इनको इम्प्रेस करना रहता था। तो इसलिए बहुत जगह पे उनको, फिर कहते तो लगभग हर जगह पे यूरोप और फ्रांस के पॉलिसी मेकर्स, वहाँ की पॉलिसीज और वहाँ के कस्टम्स ट्रेडिशंस को इंडिया के कंपैरिजन में अच्छा दिखाया गया, अच्छा लिखा है इन्होंने। और हुआ भी क्या कि जब इनका टेक्स्ट पब्लिश होता है, हमने देखा था तब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आ चुका था यूरोप में, और प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के कारण इनका टेक्स्ट वाइडली पॉपुलर होता है और लोग इंडिया के बारे में पढ़ के गलत कंसेप्शन बना लेते हैं। सो आफ्टर 1750 के बाद जो लोग यूरोप जा रहे हैं, जब तक में ये इनकी जो बर्नियर की डिस्क्रिप्शन थी वाइडली पॉपुलर हो चुकी थी, लोग सफिशिएंट इसके बारे में जान चुके थे, तो जब वो बहुत से इंडियंस जब जाते हैं, फॉर एग्जांपल शेख इस्तामुद्दीन एंड मिर्ज़ा अबू तलिब, ये दोनों जब इंडिया जाते हैं तो ये यूरोप जाते हैं, तो ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज बन चुकी है इंडियन सोसाइटीज़ की बिकॉज ऑफ बर्नियर्स अकाउंट, और इसीलिए फिर बहुत से नए टेक्स्ट और पब्लिकेशंस वगैरह पब्लिश करते हैं टू इम्प्रूव दी इमेज, है ना। अकाउंट्स को काउंटर दिस पर, है ना, वो काउंटर करते हैं बर्नियर्स परसेप्शन को। ठीक है ना, अब बर्नियर ऐसा क्या लिखता है वो भी देख लेते हैं, जिसके कारण इतनी गंदी इमेज बनी हुई है इंडिया की। सो फर्स्ट ही रोट अबाउट द इंडियन सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप। सो एज पर बर्नियर, इंडिया में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता ही नहीं था। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरी चीज कि लैंड्स जो थे इंडिया में, दे वर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय एम्परर। कंट्रोल्ड बाय एम्परर्स।
मतलब सारी ज़मीन केवल राजाओं की होती थी, और ये जो पूरी ज़मीनें थी राजा ने अपने नोबल्स वगैरह पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखी हुई थी, है ना, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नोबल्स। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट दी जो अपना सा चलता था जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम, है ना, उसकी बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी नोबल्स में, और नोबल्स वहाँ पे खेती किसानी करवाया करते थे, मतलब कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। और वाइल इन यूरोप, यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना। अब इसका इन्होंने डिमेरिट्स भी बताया कि इफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसके डिमेरिट्स क्या क्या है। सो डिमेरिट्स ये रहेंगे कि जब किसी के पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहा है, सो उसके पास कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट नहीं करेगा, या फिर इसको सीधा क्रॉस कर दो, ओके, क्योंकि उसकी ज़मीन ही नहीं है तो किस पर्पज से इन्वेस्ट करेगा वहाँ पे। इसके कारण होगा क्या, इसके कारण होगा क्या कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विल फॉल डाउन, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉल डाउन होगी बिकॉज ऑफ लो इन्वेस्टमेंट। इसके कारण लो पॉवर्टी, इसके कारण लो प्रोडक्शन होगा, एंड इसके कारण होगा क्या, एक्सट्रीम पॉवर्टी आ जाएगी इन रूरल एरियाज। ओके, तो होता क्या है फिर, इसीलिए एग्रीकल्चर जब रेवेन्यू नहीं आएगा, एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आएगा नहीं, सो या तो फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी रहेगी, एंड एक साइड एक्सट्रीम नोबल्स, एक्सट्रीम वो रहेगी रिचनेस, नोबल्स हो गए, किंग्स हो गए, सो देयर विल बी नो मिडिल क्लास। ठीक, एंड लेस डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इफ मिडिल क्लास नहीं रहेगी सो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कौन खरीदेगा। मिडिल क्लास नहीं है सो बाहर के मार्केट में बहुत फेमस है अपने प्रोडक्ट्स, वो ठीक है, बट इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीद नहीं पाएगा क्योंकि इतने सस्ते तो रहते नहीं है, परचेजिंग पावर होनी चाहिए उसके लिए। तो ये इन्होंने डिमेरिट्स बताए। अब दूसरी चीज़, इंडियन सोसाइटी का इन्होंने डिपिक्शन कैसे किया है। वन सेकेंड, हाँ, सो डिपिक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो एज पर बर्नियर, बर्नियर क्या कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी भरी हुई है एम्पावरिस्ट लोगों से, कोई मिडिल क्लास नहीं है। और यहाँ का जो रूलर था, एम्पायर था, उनको इन्होंने कहा ही वॉज अ रूलर ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। और दूसरी चीज़, आर्टिसंस जो थे वो अपना क्राफ्ट बनाते थे बट दे वर नॉट बेनिफिटेड विद इट, क्योंकि सारा प्रॉफिट स्टेट रख लेता था एज अ टैक्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये कि इंडियन सोसाइटी इज फुल ऑफ empowered people. There was no middle class. The ruler was the emperor. Emperor को कहते हैं a ruler of the beggars and barbarians. एंड सेकेंड थिंग इज आर्टिसंस जो यहाँ पे हैं और क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो वो भी एक तरह से उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है इट इज एक्यूमुलेटेड बाय द स्टेट। अब मुगल डॉक्यूमेंट्स ऑन लैंड ओनरशिप एक बार देख लेते हैं।
मुगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड ओनरशिप। सो मुगल क्रॉनिकल, अब थोड़ा इनके बर्नियर के व्यूज़ के बारे में देखते हैं कि मुगल डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। सो मुगल क्रॉनिकल्स जो थे, जो मुगल अपने बादशाह अपने क्रॉनिकल्स लिखवाते थे, इनमें कभी ऐसा बताया नहीं गया है, कहीं ना ऐसा मेंशन भी नहीं है कि जितना भी लैंड है उसका सोल ओनर एम्परर है। अबुल फजल लिखते हैं अपने अकाउंट में, लैंड रेवेन्यू जो रूलर ले रहा है दैट वाज टेकन इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन विच ही ऑफर्ड टू द सब्जेक्ट्स, है ना। जो लोगों को प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं एम्परर, उसके बदले में बस वो लैंड रेवेन्यू उनसे लेते थे। और दूसरी चीज, टैक्स लैंड पे था भी नहीं, द टैक्स वाज ऑन क्रॉप्स। टैक्स सिस्टम हमने देखा था कि वन सेकेंड, हाँ टैक्स सिस्टम आगे देखेंगे, इनफैक्ट अभी तो हमने नहीं देखा है कि क्रॉप्स पे टैक्स सिस्टम लगाया जाता था। पहले हर लैंड की प्रोडक्टिविटी देखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, ये लैंड भले छोटा है बट इफ इट इज मोर प्रोडक्टिव एंड इट इज लेस प्रोडक्टिव, सो ज़्यादा टैक्स इससे लिया जाएगा, इससे नहीं। ठीक है, तो कह सकते हो द टैक्स वाज ऑन नॉट ऑन लैंड बट इट वाज ऑन क्रॉप्स। सो बर्नियर के व्यू यहाँ पे गलत थे कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई कंसेप्ट नहीं है, सारी ज़मीन ओनर लेके बैठा हुआ है, एम्परर लेके बैठा हुआ है, और पूरा मतलब कह सकते हो प्रॉफिट भी वो लेके अपने पास एक्यूमुलेट कर रहा है। और दूसरी चीज़, वन सेकेंड, जो यही क्रॉप पे हम लोग टैक्स ले रहे थे, तो यूरोपियंस इसी को समझते दैट इट वाज द टैक्स ऑन लैंड नॉट ऑन क्रॉप। अब इससे हुआ क्या कि बर्नियर के जो डिस्क्रिप्शंस थे, इससे इम्पैक्ट ये हुआ इसका कि क्योंकि अब इंडिया की बुराई हो रही है, यूरोप को अच्छा बताया जा रहा है, तो वहाँ की सोसाइटी ने इसको ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया। सो इट बिकेम हैवीली पॉपुलर इन यूरोप, और इससे टू पॉपुलर आइडियोलॉजीज ने जन्म लिया। टू पॉपुलर आइडियोलॉजीज, इसमें एक थी दी ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, जहाँ पे सारी ज़मीन एम्परर लेके बैठा हुआ है, लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। एंड एक हो गया एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि एशिया में प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अब ओरिएंटल मोड ऑफ कह सकते हो डिस्पोटिज्म में, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म में जो मतलब ओरिएंटल टर्म है वो रेफर करता है ईस्ट से, है ना, ईस्ट, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्ट कहते तो वेस्ट वर्ल्ड के कंसेप्ट मतलब के पर्सपेक्टिव में आइडियोलॉजी है। सो वो लोग एशिया और यहाँ की सोसाइटीज़ को ईस्ट रेफर करते हैं, और इनकी आइडियोलॉजी थी वो प्रपोज की गई थी 18th सेंचुरी में बाय फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू। इसमें कहते थे कि एशियन रूलर्स वर अथॉरिटेटिव, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, एंड सब्जेक्ट्स का सब्जुगेशन होता है। एंड दूसरी थी अबाउट द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन विच वॉज प्रपोज्ड बाय कार्ल मार्क्स इन 19th सेंचुरी, जिस पे कहते हैं कि सरप्लस विलेज प्रोड्यूस जो था वो अप्रोप्रिएट कर रहा है रूलर, मतलब जितना भी सरप्लस विलेज प्रोड्यूस हो रहा है रूलर अपने पास लेके रखा हुआ है, और विलेज को ऑटोनॉमी दी गई है बाय द स्टेट। सो इससे होता है कि ऑटोनोमस और एगैलिटेरियन रूरल सोसाइटी का इमर्जेंस हो जाता है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं है। ये ऐसा कार्ल मार्क्स से सोचना था। नाउ इस थोड़ा और रियलिटी में चलें, अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। सो इसमें यह था कि बर्नियर के अकाउंट से मतलब एक कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी भी निकल के आती है मुगल एम्पायर के। लाइक बर्नियर कहते थे कि आर्टिसंस को कोई इंसेंटिव नहीं था अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने का, क्योंकि सारा प्रॉफिट जो था स्टेट एक्यूमुलेट कर रहा है, और इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स जो थे कंसिक्वेंटली डिक्लाइन कर रहे थे हर जगह। और इसी टाइम पे ये लिखते हैं, बर्नियर लिखते हैं कि वास्ट अमाउंट ऑफ वर्ल्ड्स प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर वो इंडिया में फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बर्नियर ने कहा था अभी कोई इंसेंटिव नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स गिर रहे हैं, मिडिल क्लास नहीं है, कोई उनके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस खरीद नहीं रहा है। एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि वास्ट क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर
वॉज फ्लोइंग टू इंडिया फ्रॉम द वर्ल्ड। और ये एक कह सकते हो कि एक मेंशन करते हैं अबाउट द प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी इन इंडिया, मतलब एक प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी के बारे में भी लिखते हैं जिसका एग्जिस्टेंस है इंडिया में। नाउ अब थोड़ा और सोशल लाइफ की रियलिटी देखते हैं। सो एग्रेरियन स्ट्रक्चर इंडिया का ऐसा था, एग्रेरियन स्ट्रक्चर जहां पे सबसे पहले है जमींदार, जमींदार के नीचे आते हैं बिग पीजेंट्स एंड इनके नीचे दी अनटचेबल्स। ठीक है, तो इंडियन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो थे वो एक तरह से कह सकते हो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे ग्लोबली, और यहाँ पे कंस्टेंट फ्लो ऑफ बुलियन, सिल्वर बुलियंस देखने को मिलता था। और कम्युनिटी भी यहाँ पे मर्चेंट्स कम्युनिटी और आर्टिसंस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी, जो कि बर्नियर ने ही मेंशन किया है। और सोसाइटी में भी हमने देख लिया कि बिग पीजेंट्स भी होते थे एग्रेरियन सोसाइटी में, ज़मींदार्स भी होते थे, पूरी गरीब सोसाइटी नहीं थी। एंड एट द सेम टाइम 17th सेंचुरी में जब बर्नियर इंडिया में थे, देन इंडिया वॉज प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी। इसी टाइम पे व्हेन बर्नियर वॉज इन इंडिया 17th सेंचुरी में, सो इंडिया का प्रोडक्शन था 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, जो कि आज 1% भी नहीं है। उस टाइम पे 25% मतलब एक क्वार्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इंडिया कर रहा है वर्ल्ड जीडीपी का। ओके, अब बर्नियर ने डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट इंडियन टाउन्स, इसको भी देखते हैं। इंडियन टाउन्स के ऊपर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि इंडियन टाउन्स हैड लो पॉपुलेशन एंड ज़्यादातर टाउन्स वर द कैंप टाउन्स, मतलब मुगल कोर्ट जहाँ जहाँ मूव करता रहता था टाइम टाइम पे, वहाँ पे नए नए टाउन्स बसते थे, और जहाँ मुगल कैंप मतलब मुगल कैंप वहाँ से रिमूव हुआ तो वहाँ पे टाउन्स जो थे वो ख़राब हो जाते थे। सो इंडिया हैड नो सोशल एंड इकोनॉमिक बेस फॉर टाउन्स, ये ऐसा कहते थे कि इंडिया हैड नो सोशल एंड इकोनॉमिक बेस and it survived on royal patronage. The towns survived on the royal patronage. But reality ये थी in reality 15% of total population वर रिसाइडिंग इन टाउन्स एंड दैट टाइम, जब यूरोप का एवरेज पॉपुलेशन जो अगर हम लोग देखेंगे तो इतना नहीं था जितना इंडिया में था, क्योंकि साइज लगभग यूरोप और इंडिया का सेम ही है। सो 15% पॉपुलेशन जो थी वो टाउन्स में रिसाइड कर रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं कि सिर्फ कैंप टाउन के दम पे इतना रिसाइड कर पाए। और टाउन्स केवल रॉयल पैट्रोनेज पे डिपेंड नहीं करते थे, कुछ और इंपॉर्टेंट टाउन्स भी थे अपने पास, लाइक ढाका, लाइक सूरत पोर्ट टाउन, कन्नौज, मसूलीपट्टनम, और बहुत से ऐसे टाउन्स थे जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और बिजनेस और पिलग्रिमेज से इस्टेब्लिश हुए थे। तो ऐसा नहीं कि उनके पास कोई सोशल बेस नहीं है, इकोनॉमिक बेस नहीं है। बहुत सारे अर्बन सोसाइटी में इसका तुम तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा था कि कोई सोशल बेस नहीं है। सो अर्बन सोसाइटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा सोशल वेरिएशंस था, लाइक देयर वर ट्रेडर्स, देयर वर मर्चेंट्स, physicians, teacher, there were lawyers, there were painters, there were architects and many more social groups. और बहुत सी कम्युनिटीज़ भी रहती थी अर्बन सेंटर्स में, है ना। लाइक एक कम्युनिटी के बारे में मेंशन मिलता है अब इन द वेस्टर्न इंडिया में एक कम्युनिटी रहती थी, मर्चेंट कम्युनिटी। वहाँ पे मर्चेंट कम्युनिटीज़ को महाजन कहा जाता था, जो कि एक चीफ्स हेड करता था, जिसको कहते थे हम लोग सेठ। एंड अहमदाबाद में इसी को कहा गया है नगर सेठ। एक सेकेंड, ओके। सो अदर ग्रुप्स और भी थे यहाँ पे, हमने देख लिया वो टीचर्स, लॉयर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, कैलीग्राफर्स,
हेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बर्नियर का डिस्क्रिप्शन था इंडियन टाउन में वो बहुत ज़्यादा ब्लीक था, और उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने यहाँ पे रूलर्स को इम्प्रेस करने के लिए लिखा था, या फिर उन्होंने प्रॉपर स्टडी नहीं की थी। और एक चीज़ और, बहुत प्रोफेशनल क्लासेस लाइक म्यूजिशियंस, पेंटर्स, कैलीग्राफर्स, ये हमेशा रॉयल पैट्रोनेज पे डिपेंड नहीं करते थे, ये अलग से ही प्राइवेटली सर्व किया करते थे। लाइक बाजार से हमने देखा था ताराबाद के बारे में, वहाँ पे भी लोग परफॉर्म किया करते थे और अपनी अर्निंग किया करते थे ना। स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम मेडावल इंडिया। सो कहते हैं कि स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट, ओपनली सोल्ड इन मार्केट, बहुत बार गिफ्ट्स वगैरह के लिए होते थे। और एक तरह से ये सिर्फ बर्नियर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये अलग से तीनों ट्रैवलर्स या फिर जितने भी ट्रैवलर्स आए थे उनके सबका कंक्लूड करके बताया जा रहा है कि स्लेव्स और ओपनली सोल्ड, इनको ऐसा गिफ्ट्स लिया जाता था। लाइक इब्न बटूटा ने परचेज किया था इसको या फिर स्लेव्स को फॉर मोहम्मद बिन तगलक, और बहुत जगह जनरल स्लेव्स वर यूज्ड फॉर स्पॉइनेज, है ना। जैसे कह सकते हो कि इनको स्पाई एजेंट्स की तरह रखा जाता था। फीमेल स्लेव्स को बहुत बार म्यूजिक और डांस के पर्पस के लिए रखा जाता था। देन व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन? अब इफ हम लोग फीमेल स्लेव की बात कर रहे हैं तो पोजीशन ऑफ वुमेन की ही बात कर लेते हैं। सो पोजीशन ऑफ वुमेन ये थी कि वुमेन्स कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल था इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, है ना। 1 सेकेंड, क्रूशियल कंट्रीब्यूशन इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। वुमेन एक तरह से कह सकते हो मर्चेंट फैमिलीज में, मर्चेंट फैमिलीज की जो वुमेन्स होती थी, women from merchant families, they also participated in commercial activities, ठीक है। बहुत बार ये बिजनेस वगैरह के डिस्प्यूट्स थे, कोर्ट्स तक जाया करती थी ना। अगला टॉपिक अपना सती सिस्टम, वुमेन के अंदर में ही सती सिस्टम। तो सती सिस्टम एक तरह से इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हो कैटलिस्ट था वुमेन्स की सोशल कंडीशन के बारे में बताने के लिए। अब ऊपर से बर्नियर को मौका मिल गया इंडिया क्रिटिसाइज करने का, तो उन्होंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया सती सिस्टम के ऊपर। इसमें होता क्या था कि इफ़ कोई मेल मेंबर फैमिली का मर गया तो वुमेन के पास इतना ज़्यादा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम तो रहता नहीं था, तो इसीलिए उनके लिए बेस्ट होता था कि वो अपने आप को भी आग में जाके अपनी जान दे दें। सो इफ़ वो खुद से चूज़ कर लेती सती बनना देन इट वॉज ओके, एंड इफ वो नहीं करती थी तो उनको फोर्स किया जाता था। इवन यंग विडोज लाइक 11-12 साल की जो रहती थी उनको भी ज़बरदस्ती किया, उन सती में कह सकते हो आग में वगैरह आग वगैरह में डाल दिया जाता था। ओके, सो ये पूरा अपना चैप्टर था अबाउट थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। अब अगले चैप्टर हमें देखना है जो चैप्टर 4 का कंटिन्यूएशन होगा, द भक्ति ट्रेडिशंस, ठीक है। टिल देन थैंक यू।